अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी आज हाज़िर है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि ये बात कई हफ़्तों से चल रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूएई के अलावा सऊदी अरब में भी गए, उसके साथ साथ कतर गए और इन दोनों ममालिक से जो हमें इमदाद या लोन वगैरह मिले हैं या पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्टअप करने में उन्होंने जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। और इसके हवाले से हमारे मुल्क के कई रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिस्ट अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अपने ख्यालात बता रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। आज हम आपको हमारे मुल्क के हर दिल अजीज़ और रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट और एफपीसीसीआई के साबिक प्रेसिडेंट और बहुत ही अच्छे इंसान मोहतरम ज़ुबैर तुफ़ैल साहब के व्यूज़ आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि वो एज इंडस्ट्रियलिस्ट एफपीसीसीआई के साबिक प्रेसिडेंट वो क्या महसूस कर रहे हैं हमारे मुल्क की इक्तसादी पॉलिसी को और हमारी इक्तसादी टीम जो काम कर रही है पाकिस्तान में, और उसके क्या नज़रियात हैं। आइए मैं अभी आपको ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और हमने आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, आप हमारे मुल्क के रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपका एक नाम है इकोनॉमिकली भी और टैक्स पेयर के हवाले से भी और फेडरेशन में भी। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने फरवरी में चार्ज संभाला है और उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो लिस्ट तो लंबी है, लेकिन मैं ज़रा हाल ही में जो दो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे हुए हैं, एक सऊदी अरब का, एक कतर का, और वहाँ से बड़े पॉजिटिव असरात इकॉनमी के इंडिकेटर्स को मिले हैं। आप हमारे नाज़रीन को इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। पाकिस्तान में ये 2-3 अरब मुल्क हैं, जिसमें सऊदी अरब, कतर और यूएई, उसके बाद चाइना। ये 4 मुल्क हैं जो हर वक्त पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। बदकिस्मती से हमारी इकॉनमी ऐसी है कि हर 3-4 साल के बाद जो है कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है। क्राइसिस आता है तो फिर हम अपने दोस्तों के पास भागते हैं। अभी जैसे IMF से प्रोग्राम था तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इतने अरब डॉलर की कहीं से गारंटी करा के दो। वो फिर उन्होंने सऊदी अरब गए, सऊदी अरब ने किया, कतर ने किया और चाइना ने किया। इन सब ने मिलकर कई अरब डॉलर की गारंटी दी, तब ये 7 अरब डॉलर का जो है IMF का प्रोग्राम बना और उसके बाद जो है इकॉनमी थोड़ी चलनी शुरू हुई। होना तो ये चाहिए कि हमारी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ें और इस तरह से हम आगे जाएं, लेकिन वो एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है। ये तो अल्लाह भला करे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जो मिडल ईस्ट में बैठते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ज़्यादातर रेमिटेंस वहाँ से आती है। उनकी रेमिटेंस अब सालाना जो है 32 अरब डॉलर से बढ़ चुकी है। जितना पूरा पाकिस्तान माल बना के भेजता है उससे ज़्यादा पाकिस्तानी पैसे रेमिटेंस आते हैं। वेरी गुड। तो इसकी वजह से हमारी इकॉनमी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे कुछ मसाइल हैं। जैसे एक तो बिजली की कीमत। बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा है कि अब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहती है। सही। तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी थोड़ी डिक्लाइन हो गई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अभी कोशिश जारी है। एक तो ये है कि बिजली की कीमत, बिजली और गैस की कीमत, और दूसरा है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट जो था वो भी तकरीबन 1.5-2 साल तक जो है हमारा बैंक इंटरेस्ट 23-24% पे रहा, और इतने महंगे इंटरेस्ट के साथ कभी कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सही कर। तो उसका भी क्राइसिस था, उसकी वजह से भी जो है एक्सपोर्ट डाउन हुई। लेकिन अब कुछ अरसे से जो है बेहतरी की तरफ आए हैं। स्टेट बैंक ने तकरीबन 2-3 दफ़ा हमारे जो है इंटरेस्ट रेट कम किया। मॉनेटरी पॉलिसी जो आई है उसमें भी कम हुआ है। 23% तक चला गया था, 15 पे आ गया। हाँ, पहले 23 से कुछ कम किया, 2-3 दफ़ा कम करते आखिर में 15 पे आ गया। और अभी भी हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह 2-3% और गिरेगा इसी महीने, इसी साल में। अभी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी दिसंबर में, वो जब भी आती है तो उसमें आप देखिएगा, क्योंकि हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है। जब इन्फ्लेशन कम होती है तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, तो महंगाई भी कम होती है। तो ये भी इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद महीने के बाद जो है, जब इंटरेस्ट 12% पे आ जाता है तो आपकी चीज़ों की मुल्क में महंगाई में कमी होगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारा
मिडल मैन है या इवन ट्रांसपोर्टर है, ये लोग जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अपने किराए बढ़ा देते हैं और जब कम होती है तो किराए कम करते ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये बड़ा एक आम इशू है। जी हाँ, ये अहम इशू है। अब जो बेचारा तनख्वाहदार आदमी बसों में जाता है उसका तो बुरा हाल हो गया। उसकी तनख्वाह पे टैक्स इतने ज़्यादा लग गए हैं, जो कि हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हाँ टैक्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और हम अगले साल इसको कम करेंगे, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनकी आमदनी कम है। बिल्कुल कम है तो हम उम्मीद करते हैं कि एक तो बैंक इंटरेस्ट कम से कम 12% दिसंबर में हो जाए और फिर इससे आपके इकोनॉमिक का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है। ज़ुबैर साहब, माशाल्लाह हमारी जब से हुकूमत आई है, हमारी जो इकोनॉमिक वो बड़ी तनदही से काम भी कर रही है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ भी मिलके IMF से भी वाशिंगटन में भी गए, मुलाकातें की और उसकी बदौलत हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे भी हुए। तो स्पेशली मैं सिर्फ कतर की बात करना चाह रहा हूँ कि कतर के साथ हमारी जो आजकल इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ गए हैं अचानक, तो इससे पाकिस्तानी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, कतर जो है वो एक बहुत अमीर मुल्क है और उसके पास गैस के इतने बड़े ज़ख़ीरे हैं जो दुनिया के 3 बड़े मुल्कों में आता है जिसके पास गैस की सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरे हैं। एक उसमें है रशिया, नंबर 2 है रशिया, उसके बाद ये ईरान और फिर तीसरा कतर। कतर, ये 3। और ये इनके पास बेइंतहा गैस है और इनकी आमदनी भी काफ़ी ज़्यादा है और ये हमारी मुल्क की काफ़ी जो है मदद कर रहे हैं। तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, प्लस उन्होंने पाकिस्तानियों को भी बहुत वहाँ नौकरियाँ दी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो सारी चीज़ों से ना हमारी मईशत में काफ़ी बेहतर असरात आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ज़रा सा और एफिशिएंटली काम करे तो ये हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। अभी हाल ही में शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, ECO कॉन्फ्रेंस हुई, जो एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली बहुत एक अचीवमेंट है। आप समझते हैं कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस अब अगर पाकिस्तान में हों तो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एक हम ये पहले अपनी मईशत को मजबूत करें। शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत अच्छी बात है और इससे पहले अगर पाकिस्तान में आप देखें कि कौन सी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो थी कि जब जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस्लामिक समिट लाहौर में किया था। उस वक्त भी बहुत सारे मुल्कों के सरबराह आए थे। उसके बाद कभी कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रोग्राम नहीं हुआ कि उसके अंदर जो है कोई बेहतरी आई। तो इस लिहाज से ये जो हुकूमत है उसने एक अच्छी कोशिश की और कि बाहर से लोग आएँ। अगरचे एक अफसोस की बात थी कि एक सियासी जमात ने जो है जब वो मेहमान आए तब भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने एक दफ़ा पहले चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था, उसका भी दौरा मनसूख करवाया। तो इसी तरह से इन्होंने SCO में भी गड़बड़ करने की कोशिश की। फिर हुकूमत को मजबूरन जगह जगह कंटेनर लगा के रास्ते बंद करने पड़े। बिल्कुल। और ये कि इससे हमारा मुल्क का इमेज ख़राब होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तमाम एक तो आपस में सब बैठ के तय कर लें कि जब कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम हो उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं करेगा, स्ट्राइक नहीं करेगी। बाकी साल के जो बाकी 350 दिन हैं आप करते रहो, उसमें करते रहो। अच्छा ज़ुबैर साहब, आखिरी सवाल आपसे। पाकिस्तान भी इंटरनेशनली कई ममालिक से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारी इस किस्म की है कि हम बहुत अहमियत रखते हैं, खुसूसन चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया हमारे नेबरर्स हैं। ट्रंप साहब दोबारा आ गए हैं और वाशिंगटन में खुशी का समा है। एक पॉलिटिकल पार्टी भी बड़ी खुशी हो रही है पाकिस्तान में। आप समझते हैं कि ट्रंप साहब के आने से एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बनने से हमारे मुल्क के तल्लुकात और का किस नज़र से देखते हैं, स्पेशली विथ रेफरेंस टू द चाइना? देखें, चाइना से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ट्रंप जो आए हैं, मैं समझता हूँ इनके आने से ना हमारे अमेरिकन गवर्नमेंट से और ताल्लुकात बेहतर होंगे। और दूसरी बात ये है कि जो पहला सदर था अमेरिका का, जो बाइडन, और उसकी वो कमला हारिस, उन्होंने ना दुनिया में सब जगह पे अमन को ख़राब किया। उन्होंने एक गैर ज़रूरी यूक्रेन में जाके जंग लड़ी जो उनके मुल्क पे कोई ताल्लुक़ नहीं था। रशिया
और यूक्रेन, उनके तो बॉर्डर मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और इन्होंने उसको अरबों डॉलर की असला इमदाद फराहम दी। किया कि रशिया से लड़ो। तो लाजमी बात है कि वो लड़ नहीं सकता, रशिया तो बहुत बड़ा फिर मुल्क है। गजा में भी इन्होंने अच्छा, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगला सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने ये किया गजा में जो हुआ, जहाँ अब तक तकरीबन 45,000 लोग शहीद हो चुके हैं बिल्कुल और लाखों 1 लाख से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, और रोज़ जाते हैं, जाके उनके घरों में, बिल्डिंगों में बमबारी करते हैं। और अमेरिका जो था वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हुआ था। जो बाइडन सब देख रहा था कि क्या हो रहा है, और उसने जो है कभी उनको मना नहीं किया कि भाई बच्चों को, औरतों को नहीं मारो, फौज से लड़ो, जो भी लड़ना है। इवन हॉस्पिटल्स को भी उन्होंने उनको टारगेट तबाह किया। फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, और अमेरिका ने एक दफ़ा उसे मना नहीं किया कि भाई आप ये काम नहीं करो। मैं समझता हूँ कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो ये ऐसा टाइम था कि जहाँ इतने लोगों की जानें कुर्बान हुई, बिल्कुल। और मैं तो ये समझता हूँ कि दूसरी जंग अजीम के टाइम पे जैसे एक हिटलर था ना, ये आज का हिटलर है। नेतन्याहू ये आज का हिटलर है। इसने औरतों बच्चों को मारा। ये जो जीव लोग हैं शोर मचाते हैं कि ये हमारे ऊपर हिटलर ने बहुत जुल्म किया, ये वही काम कर रहा है जो हिटलर ने किया, ये उससे भी बुरा काम कर रहा है, उससे बदतर कर रहा है। और लेकिन मुझे तवक्को है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आते ही कहा कि मैं कई चीज़ों में, कई जो गैर ज़रूरी जंगें हैं सब बंद ख़त्म कर दूंगा। उसने ये भी कहा कि मैं रूस और यूक्रेन की जंग जो है इसमें कोशिश करूंगा कि जंग बंद हो जाए। उसने ये भी कहा कि वो फ़लस्तीन के मसले के लिए भी जो है कोशिश करेगा कि ये मसला भी हल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प जो है वो हमारे मुसलमानों के लिए एक बेहतर अमेरिकी सदर साबित होगा इंशाल्लाह। और ये अच्छा आदमी है। इसने पहले भी जब था तो उस वक़्त जो भी हमारी हुकूमत थी उसके साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे पाकिस्तान में भी थोड़ा इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी तो हमें खुद अपने मुल्क में लिए करनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली थोड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे मुल्क हमारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करें, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। और रहा मसला चीन का, और एक बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चाइना के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वो कहता है मैं इसके ऊपर और ड्यूटियां लगा के इसका माल को अमेरिका आना बंद कर दूँ। तो ये एक जो चीज़ है ये नेगेटिव साइन है। लेकिन उससे हमारे मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे चाइना से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं। हमें चाहिए जिससे जो हासिल हो सकता है वो हासिल किया जाए, और साथ के साथ सारी दुनिया के लोगों को मिल के चाहिए कि वो अमेरिका से कहें कि भाई इसराइल को आप मना करो, ये जो उसने बहुत इतने लोगों को शहीद कर दिया है, तो ये अब ये काम जो है ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो नाइस।